इससे पहले की स्टोरी सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें या फिर प्लेलिस्ट से सुने। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त उन सभी 40-50 लोगों ने मिस माया और वासुदेव जी को घेरा हुआ था। मिस माया अभी घायल दिख रही थी, जिसकी रक्षा करने के लिए वासुदेव जी उसके सामने खड़े थे। तभी 4-5 आदमी मिलकर उन पर हमला करते हैं, लेकिन वासुदेव जी के एक ही वार से वो चारों पांचों लोग अपनी जान खो बैठते हैं। अपने आदमियों को मरते देख उन सभी लोगों का लीडर गुस्से में अपने हाथ में लिए एक कुल्हाड़ी जैसे दिखने वाले हथियार को सहलाता है और वासुदेव जी से कहता है, बुढ़े अब मेरे खूनी कुल्हाड़े का मजा चख। इतना कह उन सभी लोगों का लीडर उस खूनी कुल्हाड़े से वासुदेव जी पर हमला कर देता है। वासुदेव जी उस खूनी कुल्हाड़े को अपनी तलवार से रोकते हैं, लेकिन वासुदेव जी को तलवार से अपने कुल्हाड़े को रोकते देख वो लीडर मुस्कुराने लगता है और ऐसे ही मुस्कुराते हुए वो वासुदेव जी से कहता है, बुढ़े तुम इतने शक्तिशाली नहीं जो मुझे रोक सको। तभी वो लीडर अपनी मार्शल सॉल की शक्तियां उस खूनी कुल्हाड़े में भेजने लगता है। खूनी कुल्हाड़े में मार्शल सॉल की शक्तियां बहने से उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अब वासुदेव जी पर बहुत दबाव बनने लगा था। तभी ज्यादा दबाव के कारण वासुदेव जी की तलवार टूट जाती है और खूनी कुल्हाड़ा उससे जा टकराता है। उस खूनी कुल्हाड़े के लगने से वासुदेव जी घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही उनके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है। वासुदेव जी को घायल होता देख मिस माया चिल्लाती है, वासुदेव अंकल। लेकिन वासुदेव जी को खुद से ज्यादा फिक्र मिस माया की थी। इसी फिक्र के चलते वो अपने मुंह से खून थूकते हुए माया से कहते हैं, मिस मेरी फिक्र मत करो, आप जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मुझसे ज्यादा आपकी जान ज्यादा कीमती है। इतना कहने के बाद वासुदेव जी अपनी बची खुची शक्तियों से एक जादुई हाथ बुलाते हैं और उस जादुई हाथ से माया को पकड़कर वहां खड़े सफेद पंछी पर बैठा देते हैं और उस सफेद पक्षी से कहते हैं, डफी जल्दी से मिस माया को यहाँ से दूर ले जाओ। डफी उस सफेद पक्षी का नाम था, लेकिन इससे पहले माया और डफी वहां से भाग पाते। तभी वो लीडर वासुदेव जी के ऊपर एक पैर रखकर मिस माया से कहता है, लड़की अगर तुम यहाँ से भागी, इस बुढ़े को मैं इतनी भयानक मौत दूंगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। मिस माया वासुदेव जी को उस लीडर के पैरों के नीचे देख उसके लिए बुरा महसूस करती है। वो इतनी भी निर्दयी नहीं थी कि अपनी जान बचाने के लिए अपने अंकल समान वासुदेव जी को वहां मरने के लिए छोड़ दे। तभी उस लीडर के पैरों के नीचे पड़ा वासुदेव गुस्से में उससे कहता है, बालाराम सच में तुम ऐसा ही करना चाहते हो? तुम्हारे भले के लिए बता दूं, अगर तुमने मिस माया को हाथ भी लगाया तो हमारा रॉयल क्लान तुम्हारे खूनी कुल्हाड़े दल को बर्बाद करके रख देगा। जिस लीडर ने वासुदेव जी के ऊपर पैर रखा हुआ था उसका नाम बालाराम था और ये सभी लोग खूनी कुल्हाड़े दल से थे। वासुदेव की धमकी सुन बालाराम उसको एक लात मारता है और गुस्से में उससे कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस दल से हो, और सभी लोग जानते हैं जहां तक भी ये जंगल फैले हुए हैं वहां तक मेरे खूनी कुल्हाड़े दल का इलाका का है। असल में खूनी कुल्हाड़ा दल रोमानिया शहर के बाहर फॉरेस्ट पहाड़ी के पास बसा हुआ था। ये जंगली किस्म के लोग थे जिन्हें बस शिकार करना ही अच्छा लगता था, लेकिन रोमानिया शहर में भी इनका तीनों बड़े क्लानों की तरह काफी दबदबा था। तभी बालाराम अपने पीछे खड़े लोगों से कहता है, तीरंदाजों जल्दी से उस लड़की को नीचे गिरा दो, मुझे वो कंदक फूल आज हर हालत में चाहिए। बालाराम के इशारा करते ही उसके कुछ आदमी अपने हाथों में तीर मान लेते हैं और डफी पर तीर बरसाने लगते हैं। डफी इस वक्त माया को लेकर हवा में उड़ रहा था, मगर वो लोग वहां से भागे नहीं थे, जिस वजह से डफी उन तीरों के लगते ही घायल होकर नीचे गिर पड़ता है। डफी के घायल होकर गिरते ही माया भी उसकी पीठ से नीचे गिर जाती है। माया को नीचे गिरा देख बालाराम उसको गुस्से भरी आवाज में धमकाते हुए कहता है, लड़की अगर तुम्हें अपनी और इस बुढ़े की जान प्यारी है तो चुपचाप वो कंदक फूल मेरे हवाले कर दो। फिर हंसते हुए आगे कहता है, अगर तुम ऐसा करती हो तो शायद मैं तुम्हें अपनी पत्नी भी बना लूं। कंदक फूल को देने की बात सुन माया मन ही मन सोचती है, मैं कंदक फूल को इन लोगों को नहीं दे सकती, उसी के लिए तो मैं यहाँ आई थी। अगर मैंने ऐसा किया तो शायद ही मेरी छोटी बहन को कोई बचा पाए। इस वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब है जो सिर्फ इस कंदक फूल से ही ठीक हो सकती है। असल में माया रोमानिया शहर भी इसलिए आई थी जिससे वो इस कंदक फूल को ढूंढ सके। माया को अभी भी कुछ ना बोलता देख बालाराम अपने आदमियों को एक बार फिर इशारा करता है। बालाराम के इशारा करते ही वो सभी तीरंदाज एक बार फिर माया पर तीर बरसा देते हैं, लेकिन इससे पहले वो तीर माया को लग पाते वासुदेव जी अपनी बची खुची शक्तियों से माया के चारों ओर एक कवच बना देते हैं। उस कवच से टकराते ही वो सभी तीर वहीं टूट जाते हैं। वासुदेव को अभी भी माया की मदद करता देख बालाराम गुस्से में उसको एक और लात मारते हुए कहता है, बुढ़े मरने से पहले तुम बहुत फड़फड़ा रहे हो। बालाराम की लात लगते ही वासुदेव की दर्द से चीख निकल जाती है। आह। उद्धरण
वासुदेव को लात मारने के बाद बालाराम फिर माया के पास जाता है और उस पर अपने खूनी कुल्हाड़ी से वार करता है। उस कुल्हाड़ी को अपनी ओर बढ़ता देख माया अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। इससे पहले वो कुल्हाड़ा माया को लग पाता तभी एक स्वॉर्ड आकर उस कुल्हाड़े से टकराती है। उस स्वॉर्ड में इतनी शक्तियां थी जिनकी वजह से कुल्हाड़े को पकड़ा बालाराम 20 मीटर पीछे घिसटते हुए जाता है। तभी वहां लगभग 15 वर्ष का एक लड़का आसमान से उड़ते हुए नीचे आता दिखाई देता है। उस लड़के के नीचे आते ही माया बस उसे एक टक देखने लगती है। इस वक्त वो लड़का माया के सामने खड़ा था जो बहुत ही आकर्षक लग रहा था। माया तो अपनी पलकें तक झपकाना भूल गई थी। कुछ पल उस लड़के को ऐसे ही निहारने के बाद माया अपना सिर झटकती है और उस लड़के से हैरान होते हुए कहती है, यंग मास्टर आर्यन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माया को इतना हैरान देख आर्यन उसको जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं ही हूँ, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। माया के मुंह से आर्यन का नाम सुनकर बालाराम उसको पहचानते हुए कहता है, ओह तो तुम हो सिंह क्लान के स्वॉर्ड किंग आरव सिंह के बेटे आर्यन सिंह। आर्यन भी उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ तुमने सही पहचाना। आर्यन फिर आगे उससे कहता है, एक और बात, मिस माया को मैं अच्छे से जानता हूँ, तो मेरे होते हुए उसको कोई छू भी नहीं सकता। मारना तो दूर की बात है, अगर तुम यहाँ से चुपचाप चले जाते हो तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, अगर नहीं तो तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से होगी। आर्यन की धमकी सुन बालाराम पहले तो हंसने लगता है, फिर अपने चेहरे पर थोड़े सीरियस भाव लाते हुए कहता है, बेवकूफ बच्चे, तुम अभी 15 साल के हो और मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कौन हूँ मैं खूनी कुल्हाड़े दल का लीडर हूँ, जिसके सामने तुम्हारे दादाजी भावेश सिंह भी बड़े अदब से बात करते हैं। बालाराम एक हेवनली रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट था, वो बस आधा कदम दूर था डिवाइन रेल्म में पहुंचने से। तभी बालाराम का एक आदमी आगे बढ़कर हंसते हुए आर्यन से कहता है, बच्चे तुम पहले अपने सिंह क्लान जाओ, वरना तुम्हें अपने दादाजी की हड्डियां तक भी नसीब नहीं होंगी। उस आदमी की ये बातें सुन आर्यन गुस्से में दांत भींचते हुए उससे कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी आर्यन के पीछे खड़ी माया आर्यन को बताते हुए कहती है, हाँ आर्यन ये सही कह रहा है, कुछ देर पहले अखिल भट्ट अपने भट्ट क्लान के एल्डर्स के साथ सिंह क्लान की ओर गया था। माया की बात समझ आर्यन उससे कहता है, शुक्रिया मिस माया मुझे ये सब बताने के लिए। फिर वो बालाराम की ओर पलटकर उसको धमकी देने वाले लहजे में कहता है, बालाराम तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहला तुम अपने आदमियों को लेके अभी भी पीछे हट सकते हो, दूसरा मैं तुम सबको जान से मार डालूं। लेकिन बालाराम आर्यन जैसे बच्चे से कहा डरने वाला था। फिर वो अपना एक हाथ अपने आदमियों की ओर बढ़ाता है। उसके हाथ बढ़ाते ही उसका एक आदमी जल्दी से उसे एक तीरकमान पकड़ाते हुए कहता है, लीडर ये लो आपकी खून की प्यासी तीरकमान। वो खून की प्यासी नाम की तीरकमान सुर्ख लाल रंग की थी। उसको हाथ में पकड़ बालाराम उसकी कमान खींचते हुए आर्यन से गुस्से में कहता है, बच्चे अब तुम्हें खुद भगवान भी नहीं बचा सकता। बालाराम के कमान खींचते ही उस तीरकमान की नोक पर खतरनाक शक्तियां इकट्ठी होने लगती है। फिर वो शक्तियां एक सुर्ख लाल रंग के तीर का रूप ले लेती हैं। जैसे ही बालाराम कमान को छोड़ता है वो तीर किसी बिजली की स्पीड में आर्यन की तरफ बढ़ने लगता है। आर्यन की तरफ बढ़ते उस तीर को देख मिस माया उसकी फिक्र करते हुए कहती है, आर्यन बचकर, वो तीर बहुत खतरनाक है। लेकिन आर्यन तो अपनी ओर बढ़ते उस खतरनाक तीर को देख बिल्कुल भी नहीं घबराता है। इसके विपरीत वो अपनी बर्निंग स्वॉर्ड निकालता है और उससे उस तीर के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देख वासुदेव जी हैरान होते हुए कहते, इतना खतरनाक स्वॉर्ड इंटेंट। बालाराम को अपने ऊपर अटैक करता देख आर्यन बिना किसी भाव के उससे कहता है, ठीक है, अगर तुमने दूसरा रास्ता चुना है तो मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। आर्यन भी मुकाबले को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था, क्योंकि उसका सिंह प्लान अभी खतरे में था। इसलिए वो अपनी बर्निंग स्वॉर्ड में स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल की शक्तियां भरता है और उस पर एक ताकतवर हमला करता है। स्नो व्हाइट स्वॉर्ड की पहली स्किल, आसमानी झटका। इस अटैक के होते ही आर्यन की बर्निंग स्वॉर्ड से 1000 फुट लंबी स्वॉर्ड निकलती है और वहां मौजूद बालाराम और उसके आदमियों की तरफ बढ़ने लगती है। इस वक्त आर्यन के शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकल रही थीं, जिन्हें देख वासुदेव जी हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहता है, इस लड़के में कब इतनी खतरनाक शक्तियां आए? इन्हें देख तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अब स्पिरिट रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हो। और तो और इसकी स्वॉर्ड से निकल रही खतरनाक शक्तियां किसी एम्परर लेवल से कम की नहीं। वासुदेव जी सही सोच रहे थे। आर्यन की शक्तियां कुछ वक्त पहले लावा के दरिया में स्पिरिट रेल्म में पहुंच गई थी, लेकिन उसकी बर्निंग स्वॉर्ड में जो शक्तियां बह रही थी वो एम्परर लेवल से भी एक लेवल ऊपर, अजूर लेवल से भी ज्यादा ताकतवर थी। असल में सभी स्वॉर्ड सॉल के लेवल की एक सीमा होती है, लेकिन आर्यन की स्नो व्हाइट स्वॉर्ड सॉल की कोई सीमा नहीं थी।
क्या आर्यन अपने से एक लेवल अधिक बालाराम को हरा पाएगा या फिर खुद हार जाएगा? आखिर क्या होगा जब आर्यन अपने सिंह क्लान पहुंचेगा? वो अपने दादाजी और सिंह क्लान को बचा पाएगा या नहीं? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? आर्यन के बर्निंग स्वॉर्ड से निकली वो 1000 फुट लंबी स्वॉर्ड बालाराम से जा टकराती है, जिसके टकराते ही बालाराम 50 फुट पीछे जाकर एक चट्टान से जा टकराता है। उस स्वॉर्ड की शक्तियां इतनी खतरनाक थी, जहां बालाराम खड़ा था वहां एक बहुत गहरा गड्ढा भी हो गया था। बालाराम को देख कोई ये नहीं कह सकता था कि वो जिंदा है या फिर मर गया। अपने लीडर को आर्यन के एक ही वार से घायल देख उसके एक आदमी ने हैरान होते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आर्यन हमारे लीडर को कैसे हरा सकता है? वो तो बस एक स्पिरिट रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट है और लीडर तो उससे ज्यादा लेवल हेवनली रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट थे, और लीडर डिवाइन रेल्म में पहुंचने से बस आधा कदम दूर थे। उन लोगों को नहीं पता था आर्यन का रेल्म भले ही कम हो, लेकिन उसके पास डबल मार्शल सोल और गॉड लेवल टेक्निक होने के कारण वो अपने से अधिक लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को भी आसानी से हरा सकता था। आर्यन के पीछे घायल पड़े वासुदेव को माया सहारा देकर खड़ा करती है, लेकिन वासुदेव जी तो आर्यन के वार को देख अभी भी हैरान था। इसी हैरानी के चलते फिर वासुदेव जी ने माया से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये वही लड़का है जिसको सिंह क्लान में सब कचरा मानते थे। वासुदेव जी की बात का जवाब देते हुए माया ने भी कहा, हाँ वासुदेव अंकल, जब मैं आर्यन से पहली बार मिली मुझे उसमें कुछ खास दिखा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था वो इतना खास निकलेगा कि एक हेवनली रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट को भी आसानी से हरा देगा। तभी बालाराम के आदमी उसके मृत शरीर को कंधों पर उठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। जाते जाते उनमें से एक आदमी ने पलटकर आर्यन को धमकी देते हुए कहा, आर्यन हमारा खूनी कुल्हाड़ा दल इस बात को इतनी आसानी से भूलेगा नहीं, अब से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। इसके बाद वो लोग वहां से बालाराम के मृत शरीर को लेकर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद आर्यन ने माया के पास आकर कहा, मिस माया, वो लोग जा चुके हैं, अब आप लोग सुरक्षित हैं। माया ने भी आर्यन को हाथ जोड़कर जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया यंग मास्टर आर्यन, हमारी जान बचाने के लिए। माया को शुक्रिया बोलता देख आर्यन ने उससे कहा, मिस माया, आपको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं। रॉयल हॉल में आपका बर्ताव मेरे लिए काफी अच्छा था, जिस वजह से मैंने आपकी मदद की। आर्यन फिर माया से आगे कहता है, मिस माया, मुझे माफ करना, पर मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकता, मुझे अभी ही सिंह क्लान के लिए निकलना होगा। आर्यन के जाने की बात सुन माया खुश तो नहीं थी, लेकिन उसकी मजबूरी समझ माया ने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की। इसके बजाय माया ने आर्यन से कहा, आर्यन क्यों ना तुम हमारे साथ ही डफी पर बैठकर चलो, वैसे भी हम भी यहाँ से निकलने वाले ही है। डफी पर बैठकर चलने की बात सुन आर्यन ने खुद से ही कहा, मुझे इनकी मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से उड़कर जाता हूँ तो मेरी काफी शक्तियाँ खर्च हो जाएंगी। इतना सोच आर्यन फिर उनके साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वो लोग वहां से डफी पर बैठकर उड़ते हुए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सिंह क्लान में जोर जोर से घंटी बजने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, सैनिक इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। तभी कुछ सैनिकों को रोकते हुए थर्ड अंकल ने उनसे कहा, जल्दी करो और मेन गेट पर जाकर सुरक्षा बल और बढ़ा दो। सभी सैनिक थर्ड अंकल की बात सुन जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। इस वक्त सिंह क्लान का सुरक्षा कवच भी एक्टिवेट कर दिया गया था, जिसने पूरे सिंह क्लान को चारों ओर से ढक लिया। सिंह क्लान के कवच को एक्टिवेट होता देख रोमानिया शहर के कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, ये सिंह क्लान का सुरक्षा कवच क्यों एक्टिवेट कर दिया गया है? इससे पहले वो दूसरा आदमी उसको जवाब दे पाता, तभी वहां अचानक आसमान में एक विशालकाय जहाज उड़ता हुआ दिखाई देने लगता है। ये एक तरह का जंगी जहाज था जो युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था, और इस वक्त वो जंगी जहाज सीधा सिंह क्लान की ओर बढ़ रहा था। सिंह क्लान के पास पहुंच वो जंगी जहाज सुरक्षा कवच में टक्कर मारता है, जिसके टकराते ही सिंह क्लान के सुरक्षा कवच पर दरारें पड़ने लगती हैं और देखते ही देखते वो दरारें बढ़कर उस सुरक्षा कवच को 1000 टुकड़ों में तोड़ देती हैं। उस जंगी जहाज को अपने सिंह क्लान का सुरक्षा कवच तोड़ते देख थर्ड अंकल और कुछ सैनिक डर से दो कदम पीछे हट जाते हैं। ये जंगी जहाज किसी और का नहीं बल्कि भट्ट क्लान का था। इस वक्त उस जहाज में अखिल भट्ट, लीजा चंद्रेश, लुक्का चंद्रेश और एक बूढ़ा सा दिखने वाला आदमी सवार थे। इसके अलावा कुछ हजारों की तादाद में हथियार बंद सैनिक भी मौजूद थे, जिन्होंने चंद्रेश और भट्ट क्लान के कपड़े पहने हुए थे, जिनको देख लग रहा था अखिल भट्ट चंद्रेश क्लान के साथ मिलकर पूरी तैयारी से सिंह क्लान पर हमला करने आया था। तभी अखिल भट्ट के सामने खड़ा वो बूढ़ा आदमी लुक्का चंद्रेश को एक इशारा करता है। उस बूढ़े आदमी के इशारा करते ही लुक्का चंद्रेश ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भावेश सिंह, जल्दी बाहर निकलो और अपनी मौत से सामना करो।
वहीं दूसरी ओर सिंह क्लान के मेन हॉल में अभी माहौल ठीक नहीं था। सभी एल्डर्स अपनी अपनी कुर्सियों पर परेशान हाल में बैठे थे। वहीं ग्रेट एल्डर चिंता के मारे इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। इस वक्त वहां मौजूद सभी लोग खामोश थे। तभी एक एल्डर ने उस खामोशी को तोड़ चिंता करते हुए कहा, पता नहीं अब हम इस मुसीबत से कैसे निपटेंगे। वहां मौजूद एक और एल्डर ने भी कहा, इस बार तो भट्ट क्लान और चंद्रेश क्लान मिलकर हम पर हमला करने आए हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। तभी अचानक दरवाजा खोलकर अंकल भागते हुए अंदर आते हैं, जिसे देख ग्रेट एल्डर ने जल्दी से उससे पूछते हुए कहा, विलियम तुम्हारे पिताजी अभी बाहर आए या नहीं? ग्रेट एल्डर विलियम से अभी भावेश सिंह जी की बात पूछ रहे थे, जिसका जवाब देते हुए विलियम ने मायूसी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ग्रेट एल्डर, वो अभी भी अपने जख्म ठीक करने के लिए कल्टीवेशन कर रहे हैं। भावेश सिंह की बाहर ना आने की बात सुन फिर से उस बूढ़े एल्डर ने चिंता करते हुए कहा, फिर लीडर कब आएंगे जब सिंह क्लान पूरा बर्बाद हो जाएगा? तभी एक और बूढ़े एल्डर ने कहा, अगर ऐसी ही बात रही तो हम उस दोषी आर्यन को उन लोगों को सौंप देंगे। उन सभी लोगों को इतना घबराते देख ग्रेट एल्डर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग अपनी जबान बंद करो। फिर विलियम से पूछा, विलियम लीडर की तबीयत ठीक तो है ना? विलियम ग्रेट एल्डर को जवाब देने वाला होता ही है कि तभी अचानक एक बार फिर से दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से आते हुए एक बूढ़े आदमी ने गुस्से भरी आवाज में कहा, ये बूढ़ा आदमी एकदम ठीक है, अगर तुम लोगों को उनसे मुकाबला नहीं करना तो यहीं छुप कर बैठे रहो, मैं अकेला उन दोनों क्लान्स को संभाल लूंगा, जब तक मुझ में सांस रहेंगी मैं उनसे मुकाबला करता रहूंगा। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि भावेश सिंह था। अपने पिताजी को अकेले उन दो बड़े क्लानों से मुकाबला करने जाता देख विलियम ने उनकी चिंता करते हुए कहा, पिताजी आप। लेकिन इससे पहले विलियम अपनी बात पूरी कर पाता, भावेश सिंह ने उसको हाथ दिखाते हुए कहा, मेरी चिंता मत करो और अपने बीवी बच्चों को लेके कहीं छुप जाओ या फिर सिंह क्लान छोड़कर भाग जाओ। इतना कह भावेश सिंह बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उस जंगी जहाज के ऊपर लुक्का चंद्रेश ने भावेश सिंह को बाहर आता देख उस बूढ़े आदमी से कहा, लीडर रंजीत भट्ट यही है सिंह क्लान का लीडर भावेश सिंह। हाँ, उस बूढ़े आदमी का नाम रंजीत भट्ट था, जो अखिल भट्ट के दादाजी और भट्ट क्लान के लीडर थे। लुक्का चंद्रेश की बात सुन रंजीत भट्ट ने गुस्से भरी आवाज में कहा, तो ये सिंह क्लान का लीडर भावेश सिंह? अपने दादाजी की गुस्से भरी आवाज सुन अखिल ने उसे समझाते हुए कहा, दादाजी आप गुस्सा मत करो, आप सबसे पहले उनसे मार्शल सीक्रेट मेथड्स लेने की बात करो। तभी रंजीत भट्ट ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अखिल से कहा, अखिल बेटा, इन्होंने हमारे 3 आदमियों को मारा है और तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हो। फिर उसने एक गंभीर आवाज में कहा, आज हम इनसे मार्शल सीक्रेट मेथड्स तो लेंगे ही, इसके अलावा पूरे सिंह क्लान में खून की नदियां भी बहाएंगे। ये वक्त इनसे बदला लेने का है। असल में जिन 3 लोगों के मरने की बात रंजीत भट्ट कर रहा था, वो उन्हीं 4 बूढ़े आदमियों में से 3 थे, जिन्होंने अखिल के साथ मिलकर गॉड टेम्पल पहाड़ी पर आर्यन से मुकाबला करा था। फिर रंजीत भट्ट ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए भावेश सिंह से कहा, भावेश सिंह, तुम्हारे पोते ने गॉड टेम्पल पहाड़ी पर मेरे 3 आदमियों को मारा है। मुझे उन लोगों के लिए इंसाफ चाहिए, इसलिए जल्दी से अपने पोते को यहाँ बुलाओ। इस वक्त अखिल के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। उसने दादाजी को बस अपने 3 आदमियों की आर्यन के हाथों मरने की खबर दी, बाकी बातें उसने छुपा ली थी। रंजीत भट्ट को अपने पोते पर इल्जाम लगाते देख उन्होंने कहा, तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? सबूत वाली बात सुन अखिल के चेहरे का रंग बदल जाता है और उसने गुस्से में दांत भींचते हुए चिल्लाकर भावेश सिंह से कहा, मेरे शब्द ही सबूत है, क्योंकि इससे पहले उसने मुझे हराया था और वहीं उसने हमारे 3 एल्डर्स को मारा था। लेकिन भावेश जी अभी भी शांत थे और इसी शांति को अपने चेहरे पर बनाए रख उन्होंने अखिल से पूछा, अगर ऐसी बात है तो अभी आर्यन कहाँ है? भावेश सिंह का सवाल सुन अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, वो तो लावा के दरिया में गिर गया था, अब तक तो उसकी राख भी नहीं बची होगी, इसलिए उसका बदला अब हम तुमसे लेंगे और इसके अलावा चुपचाप वो मार्शल सीक्रेट मेथड्स मुझे दो। अखिल और उसके साथियों को लग रहा था मार्शल सीक्रेट मेथड्स दादाजी के पास है, लेकिन दादाजी ने अखिल की किसी बात को नहीं सुना सिवाय आर्यन के लावा में गिरने वाली बात के, जिसे सुन उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं और उन्होंने मायूस होते हुए खुद से ही कहा, क्या आर्यन सच में लावा के दरिया में गिर गया? इस वक्त भावेश सिंह के पास विलियम सिंह भी आ चुका था और उन्होंने आर्यन के लावा के दरिया में गिरने वाली बात सुन दादाजी से कहा, पिताजी, क्या आर्यन सच में मर गया? फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, इसलिए ये लोग यहाँ आए हैं। जब इनको आर्यन के पास से मार्शल सीक्रेट मेथड्स नहीं मिले तो इन्होंने सोचा होगा वो आपके पास होंगे।
लेकिन दादाजी अभी खामोश थे, वो तो आर्यन की मरने वाली बात सुन अभी भी सदमे में थे। तभी रणजीत भट्ट ने एक ऊंची आवाज में कहा, भावेश सिंह, चुपचाप वो मार्शल सीक्रेट मेथड्स मुझे दे दो, वरना इसका अंजाम आज तुम्हारा पूरा सिंह क्लान बर्बाद होकर देखेगा। वहीं एक बार फिर से सीक्रेट मेथड्स देने की बात सुन भावेश सिंह सदमे से बाहर आते हैं और उन्होंने एक सर्द आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? सीक्रेट मेथड्स? क्या भावेश सिंह आर्यन की मरने की बात सुन गुस्से में पागल होकर सब कुछ बर्बाद कर देंगे या फिर इसके विपरीत उनको चुकाना पड़ेगा इसका एक महंगा अंजाम? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? आर्यन के मरने की खबर सुन भावेश सिंह गुस्से में चिल्लाता है, आह, और जानलेवा इरादों के साथ अखिल और रंजीत की तरफ देखते हुए अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है। इस वक्त उसके शरीर से एक खतरनाक ऑरा निकल रहा था। फिर भावेश सिंह ने एक जानलेवा इरादे के साथ उनसे कहा, सिर्फ मार्शल सीक्रेट मेथड्स पाने के लिए तुम लोगों ने मेरे पोते की जान ले ली, इसका तो बदला मैं तुम लोगों से लेकर ही रहूंगा। भावेश सिंह की बातें सुन रोमानिया शहर के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, क्या बात है, भावेश सिंह तो अभी भी हार मानने की नहीं सोच रहा। उस आदमी की बात सुन दूसरे आदमी ने कहा, क्या बकवास है, तुम देख नहीं पा रहे? सिंह क्लान के सामने इस वक्त दो बड़े क्लान एक साथ है, भला एक कंकड़ मारने से पूरे महल को थोड़ी ढाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जंगी जहाज पर अखिल ने अपने दादा रंजीत भट्ट से कहा, दादाजी मुझे लगता है सीक्रेट मेथड्स इसी बूढ़े के पास है। अखिल की बात समझ रंजीत भट्ट ने भावेश सिंह से कहा, भावेश क्या हुआ, तुम अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हो क्या? इतना कह रंजीत भट्ट अपना ऑरा रिलीज करता है, जो इतना खतरनाक था जिसके रिलीज होते ही भावेश सिंह के ऑरा की शक्तियां दब जाती हैं और विलियम के तो पैर लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन भावेश सिंह को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो इस वक्त आर्यन के बारे में सोच मायूस सा खड़ा था और फिर उसने इसी मायूसी के चलते कहा, जब मेरा पोता इस दुनिया में नहीं तो मेरे जीने का भी कोई मकसद नहीं। बेटा आरव, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे बेटे का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। तभी रंजीत भट्ट ने एक बार फिर से कहा, भावेश, तुम चुपचाप मुझे वो सीक्रेट मेथड्स देते हो या फिर मैं तुम्हारे क्लान के सभी योद्धाओं को मार डालूं। क्लान के सभी योद्धाओं को मारने की बात सुन भावेश सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरे सिंह क्लान के योद्धा मरने से डरते हैं? और जब तक मुझ में जान बाकी है तब तक तो तुम किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते। इतना कह भावेश सिंह हवा में उड़ने लगता है और अपने क्लान की प्राचीन स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। उस प्राचीन स्वॉर्ड फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही वहां चारों ओर भयानक शक्तियां फैल जाती हैं। लेकिन भावेश सिंह यही नहीं रुकता है और उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन की शक्तियों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। भावेश सिंह को ऐसा करते देख जंगी जहाज पर खड़े अखिल भट्ट ने हैरान होते हुए कहा, क्या ये बुढ़ा पागल हो गया है जो मरने की सोच रहा है? रोमानिया शहर के कुछ लोग भी इस नज़ारे को देख आपस में बातें करने लगते हैं। एक आदमी ने हैरान होते हुए कहा, क्या सच में भावेश सिंह आज अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार है? रंजीत भट्ट ने भी अपनी भौहें सिकोड़ते हुए भावेश से कहा, भावेश, क्या तुम यही चाहते हो? भले ही तुम्हारे इस प्राचीन स्वॉर्ड फॉर्मेशन की शक्तियों को एब्जॉर्ब करने से रेल्म बढ़ जाए, लेकिन तुम ज्यादा देर तक उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे और कुछ देर बाद तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। असल में भावेश सिंह शक्तियों के मामले में रंजीत भट्ट से एक रेल्म कम का मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसने प्राचीन स्वॉर्ड फॉर्मेशन की शक्तियों को एब्जॉर्ब किया। क्योंकि ऐसा करने से भावेश सिंह का एक रेल्म बढ़ जाता है, मगर इसका एक नुकसान भी था। भावेश सिंह का भले ही रेल्म बढ़ जाए, लेकिन कुछ देर बाद उसका रेल्म घटकर किसी आम इंसान की तरह हो जाता और जान को भी खतरा हो सकता था। रंजीत भट्ट भी फिर आगे बढ़कर अपनी आसमानी चट्टान सॉल की शक्तियों को शरीर में बहाने लगता है, जिनके बहने से रंजीत भट्ट का शरीर चमकने लगता है, आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। रंजीत भट्ट की इतनी भयानक शक्तियों को देख सिंह क्लान के एक सैनिक ने दूसरे से डरते हुए कहा, क्या यही होती है एक हेवनली रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट की शक्तियां? और रंजीत भट्ट की शक्तियों को देख तो ऐसा लग रहा है जैसे वो इस वक्त हेवनली रेल्म के पीक पर हो। वैसे तो भावेश सिंह की शक्तियां भी हेल रेल्म से बढ़कर हेवनली रेल्म पर पहुंच गई थी, लेकिन उसकी शक्तियां अभी भी लो लेवल पर थी। लेकिन फिर भी बिना डरे भावेश सिंह ने रंजीत पर अटैक करते हुए कहा, यूनिवर्स स्वॉर्ड का वार। भावेश सिंह के इतना कहते ही वहां 1000 फुट लंबी स्वॉर्ड आती है और वो सीधा जंगी जहाज पर खड़े रंजीत की ओर बढ़ने लगती है। उस स्वॉर्ड की भयानक शक्तियों को देख लुक्का चंद्रेश ने खुद से ही कहा, अच्छा हुआ जो मैं सिंह क्लान पर अटैक करने अकेले नहीं आया, वरना मैं अपने पैरों पर भी खड़े होने लायक नहीं रहता।
लुक्का चंद्रेश रियान चंद्रेश का पिता था और लीजा का अंकल। लुक्का चंद्रेश को जब पता लगा भावेश सिंह ने उसके पिताजी भूपेंद्र चंद्रेश को घायल कर दिया, तो वो बदला लेने के लिए सिंह क्लान आने ही वाला था, मगर उससे पहले गॉड टेम्पल प्रकट हो गया, जिस वजह से उसने अपना ये ख्याल कुछ दिनों के लिए टाल दिया था। वहीं दूसरी तरफ भावेश सिंह की उस भयानक स्वॉर्ड को अपनी ओर बढ़ते देख भी रणजीत के चेहरे पर डर की कोई सिकन तक मौजूद नहीं थी। जैसे ही वो स्वॉर्ड उनके जहाज से टकराने वाली थी, रणजीत ने अपना एक अटैक कास्ट करते हुए कहा, आसमानी चट्टान की पहली स्किल, चट्टानी हाथ। रणजीत के इतना कहते ही वहां एक चट्टान से बना हुआ हाथ दिखाई देने लगता है और वो सीधा जाकर भावेश सिंह की स्वॉर्ड से टकरा जाता है। उस चट्टानी हाथ के टकराने से वो स्वॉर्ड हजारों टुकड़ों में टूट जाती है, लेकिन वो चट्टानी हाथ अभी भी नहीं रुका और सीधा जाकर भावेश सिंह से टकरा गया। उस चट्टानी हाथ के वार से भावेश सिंह पीछे जाकर एक दीवार से टकराता है। दीवार से टकराते ही उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है। अपने पिता को घायल देख विलियम सिंह जोर से चिल्लाता है, पिताजी। इस वक्त भावेश सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, वो अब बिल्कुल भी मुकाबला करने की हालत में नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने मायूस होते हुए खुद से ही कहा, आर्यन बेटा, अपने इस दादाजी को माफ कर देना, मैं तुम्हारी मौत का बदला इन लोगों से नहीं ले पाया। असल में भावेश सिंह को अपने घायल होने का अफसोस नहीं था, बल्कि इस बात का था कि वो आर्यन की मौत का बदला इन लोगों से नहीं ले पाया था। तभी भावेश सिंह को घायल पड़ा देख रणजीत फिर से एक चट्टानी हाथ बुलाता है, लेकिन इस बार वो उस पर अटैक नहीं बल्कि उसको पकड़कर जहाज पर लाता है। रणजीत ने फिर भावेश सिंह से कहा, कहते हैं ना, जब मुर्गे की मौत आती है तो वो मरने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, और तुम्हें क्या लगा तुम अपनी शक्तियां बढ़ाकर मुझे हरा सकते हो? फिर उससे सख्त लहजे में पूछता है, मैं आखिरी बार पूछूंगा, अब जल्दी से चुपचाप बता दो, वो मार्शल सीक्रेट मेथड्स कहाँ है? रणजीत भट्ट को उन मार्शल सीक्रेट मेथड्स के लिए इतना उतावला देख भावेश सिंह ने अपने मुंह से खून थूककर मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मार्शल सीक्रेट मेथड्स तुम्हें दे दूं? वो मार्शल सीक्रेट मेथड्स मेरे पोते आर्यन के हैं, और जो चीज उसकी होती है उससे मैं तो क्या, तुम्हें खुद भगवान भी नहीं दे सकता। भावेश सिंह को अभी भी मुस्कुराते देख रणजीत ने दांत भींचते हुए उससे कहा, अच्छा ऐसी बात है तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पूरे सिंह क्लान को बर्बाद करूंगा, फिर तुम्हारे क्लान के एक एक सदस्य को तड़पा तड़पा कर मारूंगा, फिर तुम्हारी बारी आएगी। रणजीत ने फिर काले कपड़े पहने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, सैनिकों जाओ और सिंह क्लान के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को जान से मार दो। अपने लीडर का आदेश सुन सभी सैनिक वहां से तुरंत निकल जाते हैं। रणजीत ने भावेश सिंह से फिर से कहा, बुढ़े सच में तुम कितने बेरहम हो, बस कुछ मार्शल सीक्रेट मेथड्स के लिए तुम अपने क्लान के सदस्यों को यूं ही मरता देखोगे, इसलिए मैं एक बार फिर तुमसे पूछता हूँ, मार्शल सीक्रेट मेथड्स कहाँ है? लेकिन भावेश सिंह ने रणजीत भट्ट के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय उसने मजबूरी भरे भाव में रणजीत भट्ट से पूछा, रणजीत तुम्हें क्या मिल जाएगा मासूम लोगों को जान से मारकर? भावेश सिंह की बात का जवाब देते हुए रणजीत ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हारे पूरे सिंह क्लान के सदस्य को जान से मार भी दूंगा, फिर भी आर्यन के लिए जो हमारी नफरत है वो कम नहीं होगी। इतना कहते ही रणजीत भट्ट गुस्से में भावेश सिंह पर एक वार करता है। उस वार से भावेश सिंह की चीखें निकल जाती है, आह, और उसी चीख के साथ भावेश घायल होकर अधमरी हालत में पहुंच जाता है। तभी भावेश सिंह को अधमरी हालत में देख आर्यन के चिल्लाने की आवाज आती है, दादाजी। लेकिन आर्यन अभी भी सिंह क्लान नहीं पहुंचा था, वो तो अभी भी उड़ते हुए डफी के ऊपर बैठा सिंह क्लान से बहुत दूर था। तभी आर्यन को ऐसे चिल्लाते देख माया ने फिक्र करते हुए आर्यन से पूछा, यंग मास्टर आर्यन, आप ठीक तो हैं ना? आखिर आपको हुआ क्या? तभी आर्यन के कंधे पर बैठे टायसन ने माया को जवाब देते हुए कहा, असल में यंग मास्टर अंदरूनी शक्तियों की मदद से अपने क्लान के हालात जानने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन फिर दांत भींचते हुए एक जानलेवा इरादे के साथ गुस्से भरी आवाज में कहता है, भट्ट क्लान, रणजीत भट्ट, बस कुछ देर। फिर आर्यन ने माया से हड़बड़ी में कहा, माया जल्दी करो, डफी को और स्पीड बढ़ाने के लिए कहो। आर्यन की बात सुन माया ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए डफी की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन माया आर्यन की सिचुएशन समझ मन ही मन सोचती है, यंग मास्टर आर्यन का दुश्मन हेवनली रेल्म के पीक वाला मार्शल आर्टिस्ट है। अगर यंग मास्टर वहां जाते हैं तो मुझे डर है वो बेफालतू में मारे जाएंगे। अगर वो नहीं भी जाते हैं तो शायद ही अपनों को ना बचाने के एहसास से खुद को जिंदगी भर माफ कर पाए। इतना सोच माया डफी को और तेज स्पीड में उड़ने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर सिंह क्लान में सभी लोगों को एक लड़की की रोते हुए आवाज सुनाई देती है, दादाजी छोड़ दो मेरे दादाजी को।
तभी वहां सभी को भागते हुए एक 10-12 साल की लड़की आती दिखाई देती है, जिसे देख जंगी जहाज में खड़ी लीजा चंद्रेश ने अखिल भट्ट को बताते हुए कहा, ये लड़की आलिया सिंह है, आर्यन की छोटी बहन। अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा छोटी बहन। तभी लीजा ने थोड़ा आगे बढ़ मुस्कुराते हुए आलिया से कहा, अच्छा हुआ आलिया तुम भी यहाँ आ गई। वैसे तुम्हारे भाई आर्यन ने मेरे छोटे भाई की सारी कल्टीवेशन खत्म कर दी, इसलिए अब जब तुम्हारा भाई मर गया है तो मेरे दिल के अंदर जो उसके लिए बदले की भावना है वो मैं तुम्हें मारकर खत्म करूंगी। फिर लीजा ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, सैनिकों जाओ और आलिया को यहाँ मेरे पास पकड़ कर लेके आओ। क्या लीजा सच में आर्यन का बदला आलिया को मार कर लेगी? आखिर क्या होगा जब आर्यन को पता लगेगा लीजा आलिया को मारने वाली है? और आखिर दादाजी का क्या होगा, वो भी रणजीत के हाथों मारे जाएंगे या फिर वो सीक्रेट मेथड्स देकर अपनी जान बचा लेंगे? क्या आर्यन उन सभी को बचा पाएगा? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? दूसरी तरफ आलिया ने तो लीजा की किसी बात पर जैसे ध्यान ही नहीं दिया हो सिवाय आर्यन के मरने वाली बात के। जब उसको पता लगा कि आर्यन मर गया है, ये सुनते ही आलिया के जैसे पैर लड़खड़ा गए और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आलिया को भी नहीं पता था कि अभी आर्यन जिंदा है, जिसके चलते उसने रुआसी भरी आवाज में कंपक पाते हुए खुद से ही कहा, क्या भाई मर गए? ऐसा नहीं हो सकता। जब लीजा ने उन दोनों सैनिकों को आदेश दिया कि आलिया को मेरे पास पकड़कर लेकर आओ, वह दोनों सैनिक तुरंत जंगी जहाज से कूदकर उड़ते हुए आलिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन दोनों सैनिकों को आलिया को पकड़ने आते देख विलियम अंकल उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आलिया तो उनसे बेखबर अपने भाई के ख्यालों में ही डूबी हुई थी। इस वक्त उसके दिमाग में बचपन की सारी यादें घूम रही थी। कैसे उसका भाई उसके लिए खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाता, अगर उसे कोई परेशान करता हमेशा आर्यन उसके लिए आगे खड़ा रहता। यहाँ तक आर्यन ने तो उसके लिए डेविड की सारी कल्टीवेशन भी खत्म कर दी थी। तभी वह दोनों सैनिक विलियम पर भारी पड़ते हुए उसको घायल कर पीछे धकेल देते हैं। विलियम अभी उन दोनों सैनिकों से शक्तियों के मामले में काफी कमजोर था, जिस कारण वह उन दोनों सैनिकों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। विलियम के घायल होकर नीचे गिरते ही वह दोनों सैनिक आलिया की ओर बढ़ने लगते हैं, मगर आलिया के दिमाग में तो इस वक्त लीजा की कही गई आर्यन के मरने वाली बात बार बार गूंजने लगी थी, जिस वजह से आलिया का दिमाग भी फटने लगा। जैसे ही वह दोनों सैनिक आलिया के करीब आकर उसको पकड़ने ही वाले थे, आलिया के शरीर में खतरनाक शक्तियां बहने लगते हैं और देखते ही देखते आलिया पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं भाई नहीं मार सकते, तुम लोगों ने उन्हें क्यों मारा? तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तभी आलिया के शरीर में बहने वाली वह खतरनाक शक्तियां बाहर निकलती हैं और सीधा जाकर उन दोनों सैनिकों से टकरा जाती हैं, जिन्होंने इस वक्त आलिया को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया हुआ था। आलिया की उन खतरनाक शक्तियों से टकराते ही वह दोनों सैनिक किसी कटी पतंग की तरह उड़ते हुए जंगी जहाज से जा टकराते हैं। इस वक्त आलिया की आंखों में खूनी लाल रंग की रोशनी चमकने लगती है और उसके चारों ओर एक गहरी गुलाबी रंग की खतरनाक शक्तियों की धुंध फैलने लगती है, जिन्हें देख जंगी जहाज में खड़े रणजीत भट्ट ने हैरानी भरी आवाज में कहा, ये किस तरह की खौफनाक शक्तियां हैं? रणजीत ने जब देखा कि आलिया के चारों ओर फैलने वाली खौफनाक शक्तियों की धुंध रुकने का नाम ही नहीं ले रही और वो बढ़ती ही जा रही है, तो उसने आलिया पर अटैक करने के लिए एक अजीबोगरीब तरह की सील बनाते हुए कहा, आसमानी चट्टान सील। तभी वहां चट्टान से बनी हुई एक हजारों फुट चौड़ी सील दिखाई देने लगती है और वह सीधा आलिया की तरफ बढ़ने लगती है। उस खतरनाक सील को आलिया की तरफ बढ़ते देख जंगी जहाज में घायल पड़े भावेश जी उसकी चिंता करते हुए जोर से चिल्लाते हैं, बेटा आलिया। मगर भावेश जी मजबूरी में चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इससे पहले वो खतरनाक सील आलिया से टकरा पाती, तभी आलिया के चारों ओर फैली गहरी गुलाबी रंग की धुंध से एक खौफनाक शक्ति बाहर निकल उससे जा टकराती है और देखते ही देखते वो खतरनाक सील धूल बनकर कहीं गायब हो जाती है। इस नजारे को देख अखिल ने अटकते हुए कहा, ये क्या था? लीजा ने भी कहा, इतनी खतरनाक शक्तियां। वहीं ये देख रियान की तो हालत खराब हो जाती है और उसने डरते हुए कहा, कहीं ये लड़की कोई राक्षस तो नहीं? तभी उन सभी को फिर उस गहरी गुलाबी रंग की धुंध से एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है, तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा, मेरे दादाजी और अंकल को घायल किया, आज तुम लोगों में से यहाँ से बचकर कोई भी नहीं जा पाएगा। फिर आलिया उस गुलाबी रंग की धुंध से बाहर निकलते हुए आती है, जिसके चेहरे पर इस वक्त जानलेवा इरादे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इन्हीं जानलेवा इरादों के साथ आलिया फिर जोर से चिंगारती है, आहे।
आलिया के चिंघाड़ते ही उसके शरीर से खतरनाक शक्तियां किसी ज्वालामुखी के तरह फटती है। उन शक्तियों के आलिया के शरीर से बाहर निकलते ही आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। चारों ओर गहरे गुलाबी रंग की शक्तियां फैल जाती है। उन शक्तियों की लहर से जंगी जहाज पर खड़े अखिल, लीजा और रियान के पैर तो डगमगाते हुए एक एक कदम पीछे हो जाते हैं। तभी देखते ही देखते आलिया के पीछे 1000 फुट ऊंची विशालकाय गहरे गुलाबी रंग की शक्तियों से बनी लड़की दिखाई देने लगती है। उस शक्तियों से बनी लड़की के 6 हाथ थे, जिनमें अलग अलग तरह के हथियार जैसे तलवार, फरसा, कुल्हाड़ी, भाला, तीर इत्यादि थे। वो गहरे गुलाबी रंग की शक्तियों से बनी लड़की हूबहू महाकाली की तरह लग रही थी। उस महाकाली जैसी दिखने वाली लड़की को देख जंगी जहाज पर खड़े सभी लोग डर से थर थर कांपने लगते हैं, सिवाय रंजीत के। तभी अखिल को उसे देख कुछ ध्यान आता है, जिसके चलते उसने सारी बातें बताते हुए रंजीत भट्ट से कहा, दादाजी पता है जब हम गॉड टेम्पल पहाड़ी पर थे, वहां 2 शक्तिशाली लोग मुकाबला कर रहे थे, जिनमें से एक लड़की ने भी कुछ इसी तरह की शक्तियों से बनी लड़की को बुलाया था, मगर उसके पास इस लड़की जैसे 6 हाथ नहीं थे। आखिर ये है क्या? असल में अखिल स्नेहा और टायसन के मुकाबले की बात कर रहा था, जिसका जवाब देते हुए रंजीत ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा इसे धर्म बॉडी कहते हैं, जिसको बस वही मार्शल आर्टिस्ट जागृत कर सकता है जिसके शरीर में धर्म खून बहता हो। अगर इस धर्म बॉडी को और विकसित किया जाए तो यह एक निर्वाणा रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट को एक ही बार में खत्म कर सकती है। असल में स्नेहा के पास भी एक ऐसी ही धर्म बॉडी थी, मगर उसके शरीर में प्राचीन जायंट गॉड का खून था, जिस वजह से उसने जायंट गॉड बॉडी जागृत की। और अब तो आर्यन के पास भी एक ऐसी ही धर्म बॉडी है, मगर आर्यन ने एक सुप्रीम बॉडी जागृत की थी, जो उसे प्राचीन सुप्रीम गॉड टेक्निक के दूसरे स्टेज पर पहुंचने मिली थी। आलिया की उस धर्म बॉडी को देख भावेश जी भी हैरान दिख रहे थे, जिसके चलते उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था आलिया के शरीर में धर्म खून बहता है। शायद ऐसा हो भी सकता क्योंकि आरब ने उसे कहीं से गोद लिया था, और शायद हो सकता है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी प्राचीन कबीले से आती हो। तभी अचानक आलिया अपनी धर्म बॉडी की मदद से जंगी जहाज पर हमला करने लगती है, जिस वजह से चंद्रेश और भट्ट क्लान के कुछ लो लेवल योद्धा मारे जाते हैं और सभी लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं। ये देख रंजीत भट्ट ने सभी को समझाते हुए कहा, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं, ये बस एक धर्म बॉडी है जिसको एक 12-13 साल की बच्ची ने जागृत किया है। आखिर ये कब तक इसको संभाल पाएगी? इतना कहने के बाद रंजीत फिर से आसमानी चट्टान की फर्स्ट स्किल चट्टानी सील कास्ट करता है। चट्टानी सील कास्ट होते ही वहां फिर से एक चट्टान से बनी हुई विशालकाय सील दिखने लगती है और वह सीधा आलिया की तरफ बढ़ने लगती है। मगर उस खतरनाक सील को अपनी ओर आते देख भी आलिया के चेहरे पर डर का कोई नामोनिशान नहीं था। इसके तुरंत बाद आलिया की धर्म बॉडी उस सील पर अपने हाथों में लिए 6 हथियारों से वार करने लगती है। अगले ही पल वो सील चकनाचूर होकर धूल में बदल जाती है। फिर से अपनी शक्तिशाली सील को चकनाचूर होकर धूल में बदलते देख रंजीत ने हैरान होते हुए कहा, आखिर वो गहरे गुलाबी रंग की धुंध है क्या, जिस वजह से मेरी सील कमजोर होकर बार बार उसके अटैक से चकनाचूर होकर धूल में बदल जाती है। जिस गहरे गुलाबी रंग की धुंध की रंजीत बात कर रहा था, असल में उसमें आलिया के शरीर का पॉइजन मिला हुआ था, जो काफी खतरनाक था। इस बात से अनजान रंजीत ने एक बार फिर से कहा, चलो कोई ना, ये लड़की आखिर कब तक बच पाएगी, क्योंकि इस लड़की का रेल्म अभी बहुत कम है, जिस वजह से इसकी शक्तियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। इतना कहने के बाद रंजीत एक बार फिर से अटैक कास्ट करता है। आसमानी चट्टान की दूसरी स्किल चट्टानों की बारिश। तभी वहां चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती है और आसमान में जगह जगह गड्ढे होते दिखाई देते हैं, जिनमें से बड़ी बड़ी चट्टानें निकल रही थीं। उन गड्ढों से निकलने के तुरंत बाद वो चट्टानें आलिया की तरफ बढ़ने लगती हैं। उन सभी बड़ी बड़ी चट्टानों को अपनी ओर आते देख आलिया के चेहरे पर कुछ पल के लिए घबराहट तो आई थी, मगर उसके तुरंत बाद वो उन सभी चट्टानों को अपनी धर्म बॉडी से चकनाचूर कर धूल में बदलने लगती है। मगर वो चट्टानें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी बारिश की तरह वो आलिया पर बरसते ही जा रही थी। इसके बाद आलिया के चारों तरफ एक बार फिर से गहरे गुलाबी रंग की धुंध फैल जाती है। अब वो सभी बरसती हुई चट्टानें उस धुंध से टकराते ही गायब होते जा रही थी। ये नज़ारा देख रोमानिया शहर के कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ये लड़की कितनी खतरनाक है, आखिर इसमें ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इसको एक हेवनली रेल्म के योद्धा से लड़ने में मदद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सिंह क्लान से कुछ मीलों दूर उड़ते हुए डफी के ऊपर बैठी माया भी ये नज़ारा देख अचंभित था, जिसके चलते उसने आर्यन से पूछा, यंग मास्टर ये आपकी छोटी बहन है क्या? आर्यन भी इस वक्त हैरान दिख रहा था। इसी हैरानी के चलते उसने माया को जवाब देते हुए कहा, हाँ वो मेरी छोटी बहन है। आलिया ने अपनी धर्म बॉडी जागृत कर ली है। मुझे उसके खून में कुछ ठंडा पॉइजन तो मिला था, पर मैं कभी ये महसूस नहीं कर पाया कि उसके शरीर में धर्म खून बह रहा है।
फिर उसने उस गहरे गुलाबी रंग की धुंध को देखते हुए कहा, ये गहरे गुलाबी रंग की धुंध कितनी खतरनाक है, अगर गलती से मैं भी उस धुंध में फंस जाता तो शायद ही कभी जिंदा बाहर निकल पाता। आर्यन की बातें सुन माया ने भी उससे कहा, वाकई यंग मास्टर, आपकी बहन भी आपकी तरह लाजवाब है, उसके पास इतनी छोटी उम्र में लगभग हेवनली रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट को हराने की काबिलियत है। इस वक्त आर्यन आलिया की शक्तियों के देख हैरान तो था ही, बल्कि वो काफी खुश भी था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच में आलिया अब अलग तो लग रही है। तभी आर्यन के कंधे पर बैठा टायसन बोला, इस गहरे गुलाबी रंग की धुंध को मृत्यु की धुंध कहते हैं और जो इसकी धर्म बॉडी है उसे रानीसुरा कहते हैं। टायसन एक प्राचीन गरुड़ पक्षी है, उसने इससे पहले भी कहीं मृत्यु की धुंध और रानीसुरा के बारे में सुना था, जिस वजह से वो ये सब आर्यन को बता पाया। उन दोनों चीजों का नाम सुन आर्यन काफी हैरान दिख रहा था। इसी हैरानी के चलते उसने कहा, क्या रानीसुरा, मृत्यु की धुंध? टायसन आर्यन को कंफ्यूज देख उसको आगे बताते हुए बोला, हाँ रानीसुरा, तुमने सही सुना। वो एक प्राचीन काल की खौफनाक और खतरनाक खून खराबा पसंद करने वाली रानी थी, जिसकी एक नजर से अच्छे अच्छे गॉड भी कांपने लगते थे। आखिर रानीसुरा बॉडी और मृत्यु की धुंध के साथ होने से क्या आलिया रंजीत से बचकर उसको हरा पाएगी? आखिर आर्यन कब तक पहुंचेगा सिंह क्लान? आखिर क्या होगा इस कहानी का अगला पड़ाव? सुरा बॉडी के बारे में बताने के बाद टायसन ने मृत्यु धुंध के बारे में बताते हुए कहा, मृत्यु धुंध में एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन मिला होता है। अगर इस मृत्यु की धुंध को कोई अच्छे से विकसित कर ले तो गॉड लेवल मार्शल आर्टिस्ट को भी आसानी से हरा सकता है। प्राचीन समय में भी कुछ ऐसे मार्शल आर्टिस्ट रहे हैं जो इस तरह की सुरा बॉडी को कल्टीवेट कर गॉड लेवल तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। सच में उस समय सुरा बॉडी डीमंस और गॉड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। टायसन की सारी बातें समझते हुए आर्यन ने कहा, तभी मैं सोचूं आलिया की मृत्यु धुंध से इतनी खतरनाक शक्तियां क्यों महसूस हो रही थी। फिर टायसन ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा यंग मास्टर, आपकी छोटी बहन के पास भी स्नेहा की जायंट गॉड बॉडी और आपकी सुप्रीम गॉड बॉडी की तरह एक सुरा बॉडी हो सकती है। लेकिन अब आर्यन सिंह क्लान जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था, जिस वजह से उसने टायसन को भी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने तो माया से कहा, मिस माया जल्दी करो, डफी को और स्पीड बढ़ाने के लिए कहो। आर्यन की बात समझते हुए माया डफी की स्पीड और तेज कर देती है। दूसरी तरफ सिंह क्लान में आलिया की सुरा बॉडी की शक्तियां अब कमजोर पड़ने लगी थी, क्योंकि रंजीत ने जो अटैक करा था उसकी वजह से सुरा बॉडी की काफी शक्तियां खर्च हो गई थी। उस सुरा बॉडी को कमजोर पड़ते देख रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़की आखिर तुम कब तक बच पाओगी? तुम्हारे पास भले ही सुरा बॉडी और मृत्यु धुंध हो, लेकिन तुम फिर भी उनका इस्तेमाल ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगी। जल्द ही तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। इतना कहने के बाद रंजीत फिर से आलिया पर अटैक करता है। आसमानी चट्टान की तीसरी स्किल पंचमुखी हथेली। पंचमुखी हथेली स्किल यूज करते ही रंजीत के चारों ओर गहरे हरे रंग की शक्तियां फैलने लगती है, जिनके फैलने से आलिया की मृत्यु धुंध तक थोड़ी कंपक पाने लगी थी। इसके बाद आसमान में एक काले रंग का गड्ढा दिखाई देने लगता है, जिसमें से लगभग 5 चट्टानी हाथ निकलते हैं। वो पांचों हाथ उस काले रंग के गड्ढे से निकलने के बाद एक दूसरे से मिलने लगते हैं। कुछ देर एक दूसरे से मिलने के बाद वो चट्टानी हाथ किसी पंचमुखी फूल की तरह दिखने लगते हैं, मगर वो पंचमुखी फूल नाजुक पंखुड़ियों से ना बनकर हजारों टन वजनी चट्टानों से बना हुआ था। वहीं रंजीत को आलिया पर इतना खतरनाक अटैक करते देख आर्यन की आंखें सिकुड़ जाती है। इसके तुरंत बाद उसने डफी से छलांग लगाते हुए माया से कहा, मिस माया मुझे निकलना होगा, वरना आलिया की जान को खतरा भी हो सकता है। इसके तुरंत बाद आर्यन किसी बिजली की स्पीड से वहां से उड़ते हुए सिंह क्लान की ओर निकल जाता है। वहीं सिंह क्लान में जब पंचमुखी हथेली पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है तो रंजीत उससे आलिया पर हमला कर देता है। आलिया की शक्तियां भले ही कम होने लगी थी, मगर रंजीत को मारने के उसके इरादे कम नहीं हुए थे। आलिया फिर अपनी सुरा बॉडी के साथ उस पंचमुखी हथेली से जा टकराती। उनके आपस में टकराते ही पंचमुखी हथेली की 3 हथेलियां चकनाचूर होकर धूल में बदल गई थी, मगर इसके बाद आलिया का चेहरा पीला पड़ता दिखाई देने लगा, क्योंकि उन तीनों हथेलियों को नष्ट करने में ही आलिया की सारी शक्तियां खत्म हो गई थी। जिसका फायदा उठाते हुए रंजीत ने बची 2 हथेलियों से आलिया पर वार कर दिया। उन दोनों हथेलियों के वार से आलिया किसी कटी पतंग की तरह उड़ते हुए नीचे जाकर गिरी। आलिया को घायल होकर नीचे गिरता देख भावेश सिंह जोर से चिल्लाता है, आलिया। मगर भावेश सिंह मजबूरी में चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसको इतना मजबूर देख रंजीत हंसते हुए कहता है, भावेश भला तुमने सोच भी कैसे लिया? एक लो रेल्म की मार्शल आर्टिस्ट मुझे हरा सकती है। वही जैसे ही आलिया घायल होकर नीचे गिरी, तुरंत ही सुरा बॉडी भी एक गुलाबी रोशनी में बदलकर सीधा उसके माथे में घुस जाती है।
इसके साथ ही आलिया की आंखों में जो खूनी लाल रंग की चमक दिखाई दे रही थी वह भी गायब हो जाती है और उसकी आंखें फिर से पहले की तरह हो जाती है। मगर जैसे ही आलिया की आंखें पहले जैसी हुई उसने मुंह से खून थूकते हुए कहा, आखिर अभी मेरे साथ क्या हुआ था और मैं घायल कैसे हुई। आलिया ये सब सोचते हुए कंफ्यूज दिख रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके साथ अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ। असल में जब लीजा ने आर्यन के मरने वाली बात कही थी तो आलिया को उन पर बहुत गुस्सा आया और उसके साथ ही उन लोगों से बदला लेने की चाहत भी बढ़ने लगी। गुस्से और बदले की चाहत से आलिया की पूरा बॉडी उस पर हावी होने लगी और वो अपना होश खो बैठी। आलिया को घायल पड़ा देख जंगी जहाज पर खड़े अखिल ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आखिरकार यह खतरनाक मुकाबला खत्म हुआ। तभी रंजीत ने आलिया से कहा, लड़की तुम्हारी पूरा बॉडी इस पूरी दुनिया में किसी खास खजाने से कम नहीं, पर इसका क्या फायदा, आखिर तुम हो तो इस छोटे से सिंह क्लान की सदस्य। अब रंजीत आलिया को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि आलिया जैसी कोई काबिल योद्धा सिंह क्लान में हो वो उसे कतई मंजूर नहीं था। जिसके बाद उसने आलिया को जान से मारने के इरादे से एक अटैक करते हुए कहा, चट्टानी भाला। तभी एक नुकीला भाला आलिया की ओर तेजी से बढ़ने लगा। उस नुकीले भाले में इतनी शक्तियां भरी हुई थी अगर वह किसी चट्टान से टकराता उसके भी हजारों टुकड़े हो जाते। उस शक्तिशाली भाले को आलिया की तरफ बढ़ता देख दादाजी और विलियम अंकल एक साथ चिल्लाते हैं, आलिया बेटा बचो। लेकिन दूसरी तरफ लीजा तो इस वक्त खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि आखिर आलिया के मरने से उसके भाई का बदला जो पूरा होने वाला था। वहीं जब भाला आलिया से कुछ दूर रह गया तो वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी। अब सभी लोगों को यही लगने लगा आलिया किसी भी हालत में नहीं बचने वाली। लेकिन तभी सभी लोगों की नजरों के सामने आग से जलता हुआ एक हाथ उस भाले को पकड़ लेता है। उस हाथ के पकड़ते ही वो शक्तिशाली भाला टूटकर चकनाचूर हो जाता है। जिस इंसान का वो हाथ था उसे देख अखिल का शरीर बर्फ की तरह जम जाता है। लीजा का तो खुशी से चमकता चेहरा सफेद पड़ जाता है। भावेश जी और विलियम अंकल भी हैरान थे मगर यह हैरानी उनके चेहरों पर बस कुछ पल के लिए रही, जिसके बाद उन लोगों ने खुश होते हुए कहा, आर्यन अभी जिंदा है। दूसरी तरफ रंजीत ने जिन सैनिकों को सिंह क्लान के सदस्यों को मारने के लिए भेजा था वह सभी सैनिक आर्यन को देख असमंजस में पड़ गए, जिसके चलते एक सैनिक ने दूसरे से कहा, यार तुमने देखा आर्यन को, उसने कैसे बस एक ही हाथ से हमारे लीडर के चट्टानी भाले को चकनाचूर कर दिया। दूसरे सैनिक ने भी उसको जवाब देते हुए कहा, हाँ तुमने सही कहा, आर्यन पहले से कुछ ज्यादा ही ताकतवर दिखाई दे रहा है। उन सभी लोगों से दूर डफी पर उड़ती हुई माया ने भी कुछ महसूस करते हुए कहा, आखिर यंग मास्टर आपने अपनी छोटी बहन को बचा ही लिया। माया अभी भी सिंह क्लान से काफी दूर थी। आर्यन तो बस इसलिए जल्दी पहुंच पाया क्योंकि उसने तेजी से उड़ने के लिए सतरंगी फिनिक्स पंख यूज किए जो डफी की स्पीड से लगभग 10 गुना तेज थे। आर्यन इन पंखों का पहले भी यूज कर सकता था मगर इनको इस्तेमाल करने पर उसकी काफी शक्तियां खर्च हो जाती। तभी आर्यन को देख अखिल ने गुस्से भरी आवाज में कहा, आर्यन तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? मैंने खुद तुम्हें उस लावा के दरिया में गिरते देखा था। आर्यन ने तो उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और वह सीधा जाकर बेहोश पड़ी आलिया के पास जाता है। रणजीत भी इस वक्त आर्यन को बड़े ही गौर से देख रहा था, जिसके चलते उसने खुद से ही कहा, अच्छा तो यही है आरव सिंह का बेटा आर्यन सिंह। वाक्य मानना तो पड़ेगा, इस सिंह क्लान में अद्भुत योद्धा पैदा होते हैं। पहले तो वो लेजेंडरी आरव सिंह, उसके बाद ये रानी सुरा खून वाली छोटी लड़की, उसके बाद ये कम उम्र का लड़का जिसने एक ही हाथ से मेरे चट्टानी भाले को तोड़ दिया। सच में उस चट्टानी भाले में काफी खतरनाक शक्तियां भरी हुई थी। अगर उससे कोई हेल रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट भी टकराता वो भी उससे घायल होकर पीछे हट जाता, मगर आर्यन ने तो उसे एक ही हाथ से तोड़ दिया था, जिसका अंदाजा लगाकर रोमानिया शहर के सभी लोगों का पसीना छूट रहा था। असल में रोमानिया शहर में जवान पीढ़ी के लोगों में सबसे ज्यादा अखिल ताकतवर माना जाता था, जो कि एक हेल रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट था। मगर आर्यन ने अखिल को हराया ही नहीं बल्कि उसके दादाजी, जो एक हेवनली रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट हैं, उनके अटैक तक को चकनाचूर कर दिया था। आर्यन फिर अपनी छोटी बहन आलिया के पास पहुंच उसे चेक करने लगता है। आलिया के जख्मों को चेक करने के बाद आर्यन को जब ये तसल्ली हो जाती है कि वह अभी ठीक है तो उसके चेहरे पर थोड़े संतुष्टि के भाव दिखाई देने लगते हैं, मगर अगले ही पल उसके चेहरे पर जानलेवा इरादे दिखाई देने लगते हैं। उन्हीं जानलेवा इरादों के साथ वह जंगी जहाज पर खड़े लीजा, अखिल और रणजीत की तरफ देखने लगता है। इस वक्त आर्यन की आंखों में खून उतरा हुआ था क्योंकि एक पल के लिए अगर वह लोग उसे नुकसान पहुंचा देते फिर भी ठीक था, मगर उन्होंने उसके दादाजी और छोटी बहन आलिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिसके चलते आर्यन उनको जिंदा तो नहीं छोड़ने वाला था।
आर्यन फिर आलिया को आराम से उसी जगह लिटाकर खड़ा होता है और भावेश जी की तरफ देखने लगता है, जो इस वक्त उन लोगों द्वारा जंगी जहाज पर बंधक था। जिसके बाद उसने आंखें छोटी कर अखिल की तरफ देखते हो कहा, अखिल अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे दादाजी को चुपचाप छोड़ दो, वरना तुम मौत का ऐसा नंगा नाच देखोगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अखिल ने तो आर्यन की धमकी को मजाक में उड़ाते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, तुम शुक्र करो उस दिन बच गए, मगर आज तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते क्योंकि आज मेरे दादाजी भी यहाँ है। जब अखिल ने अपने दादा के साथ होने की बात कही तो भावेश जी भी आर्यन की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो इस वक्त घायल थे, जिस वजह से उन्होंने मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए आर्यन से कहा, आर्यन बेटा तुम जल्दी से यहाँ से अपनी बहन को लेकर निकल जाओ, मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना। भागने वाली बात सुन रंजीत ने हंसते हुए कहा, अच्छा भागोगे, चलो फिर भाग कर दिखाओ, मैं भी तो देखूं आज मुझसे बचकर कौन भाग सकता है। इतना कहता ही रंजीत अपने शरीर में तेजी से आसमानी चट्टान सॉल की शक्तियां बहाने लगता है, जिसके बाद आसमान में एक बड़ा सा काले हरे रंग का बादल किसी तूफान की तरह गोल गोल घूमने लगता है। उस तूफानी बादल से ताकतवर शक्तियों की लहर कुछ इस तरह निकल रही थी जैसे कोई बिजली गड़गड़ाते हुए आसमान में कारनामे कर रही हो। इस कदर खतरनाक शक्तियों को देख रोमानिया शहर के लोग अचंभित थे, क्योंकि इससे पहले उन लोगों ने कभी हेवनली रेल्म के पीक वाले मार्शल आर्टिस्ट की शक्तियां नहीं देखी थी। क्या आर्यन खुद को और अपने दादाजी को बचा पाएगा? आखिर आर्यन की शक्तियां किस रेल्म में पहुंच चुकी हैं जो उसने चट्टानी भाले को एक ही हाथ से चकनाचूर कर दिया? आखिर क्या होने वाला है इस कहानी के अगले पड़ाव में, जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज वॉस पर। धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।